हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th जो कि हमारी सीरीज चली हुई है उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें देखें, इसमें हमारी 3 अलग अलग स्टोरी दी गई हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग टी फ्रॉम असम। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहले हम करते हैं बेकर फ्रॉम गोवा। लूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा ये लिखा गया है। तो चलिए अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। कई बार हम होते हैं या फिर हमसे बड़े लोग जो होते हैं हमारे घर वाले, तो वो हम लोग अपने बचपन की स्टोरी को याद करते हुए बताते हैं कि ये हमारे जब हम छोटे थे हम ये करते थे वो करते थे। तो इसी तरह से इस चैप्टर में ये बेकर फ्रॉम गोवा में ये जो हमारे राइटर हैं जी, ये बताते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे तो गोवा में कैसे बेकर होते थे। बेकर के बारे में बताते हैं। बेकर जो कि लोग जो ब्रेड बनाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें वो बनाते थे। तो उस टाइम पे ये बताते हैं कि गोवा में पुर्तगालियों का राज था। पुर्तगालियों ने वहाँ पे शासन किया था बहुत लंबे टाइम तक। और जब पुर्तगालियों ने वहाँ पे शासन किया था, ये बेकर्स के बारे में बताते हैं गोवा में कि कैसे बेकर्स गोवा में थे। और वो बताते हैं कि उनको आज भी वो सब याद है कि कैसे जब वो बेकर आते थे तो सारे हम बच्चे वहाँ पे दौड़ लेते थे। फिर हमारे जो ये राइटर हैं ये बताते हैं कि हो सकता है कि जो ये बेकर थे ये आज मर गए हों, लेकिन इनके बच्चे होंगे जो कि यही बेकरी का काम कर रहे होंगे, वो होंगे। और भले ही ये जो बेकर पहले जो खाते थे वो लोग भी एक्सपायर हो गए हो, लेकिन वो लोग भी भले ही इस दुनिया में ना रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो बेकर्स की जो मोल्डर्स हैं उनकी उनकी जो भट्टियां हैं वो आज भी वहाँ पे गोवा में देखने को मिलेंगी। फिर ये राइटर बताते हैं कि कैसे जब बेकर आते थे तो वो उनकी साउंड क्या होती थी। वो एक बम्बू की स्टिक लेके आते थे और उसके ऊपर बम्बू की स्टिक के ऊपर कुछ लगा होता था जिससे कि वो जंग जंग की साउंड प्रोड्यूस करते हुए वहाँ पे आते थे। और बेकर्स के बारे में ये हमारे जो राइटर हैं बताते हैं कि हमें हमारे घर वाले हमें बेकर्स के पास लोग जो ब्रेड खरीदने के लिए नहीं जाने देते थे, बल्कि जो घर में हमारे घर में जो नौकरानियाँ होती थी वही जाती थी उनको वहाँ से ब्रेड लेने के लिए। और यहाँ पे जो घर की नौकरानी इनको बोला गया पास्किन या बास्टाइन बोला गया है, घर में जो नौकरानी जो काम करते थे उनको, ठीक है। और वो बताते हैं, लेखक बताते हैं कि वही हमारे लिए ब्रेड का चुनाव करते थे। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें जो जो चुनाव हमारी घर की नौकरानी करती थी ब्रेड का, वो हमें भले ही पसंद ना थी, लेकिन फिर भी चुनाव वही करती थी नौकरानियाँ ही। और फिर आज गोवा में ये जो बेकर्स हैं इनको आज भी पैडर नाम से जानते हैं। गोवा में बेकर्स को पैडर नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। फिर फिर हमारे राइटर ये बताते हैं कि जब ये पैडर गली में आते थे तो ये अपनी जंग जंग की साउंड प्रोड्यूस करते हुए आते थे। और इनकी जंग जंग की साउंड से ही हम सारे बच्चे, गली वाले सारे बच्चे उठ जाया करते थे। और फिर हम इस बेकर के पास जाते थे और उसको गुड मॉर्निंग विश करके आते थे। फिर ये जो हमारे राइटर ये भी बताते हैं कि हम लोगों को ना इतना वो होता था बेकर को देखने का कि जब भी वो आता उसकी जंग जंग की साउंड प्रोड्यूस होती तो हम भाग लेते थे उसको देखने के लिए कि हाँ बेकर आया। घर वाले ना भी देखने देते थे तो फिर हम दीवारों के छेदों में से बेकर को झांकते थे। और लेखक कहते हैं कि हमें तो इतनी जल्दी होती थी उनको ब्रेड्स को खाने की कि हम तो ब्रश तक नहीं करते थे। फिर लेखक इस बात को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि ब्रश कौन करता है, क्या कभी टाइगर को। लेखक इस बात को सही साबित करते हुए कहते हैं कि ब्रश करता ही कौन है, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि टाइगर कभी ब्रश करता है? वो भी तो ब्रश नहीं करता है। और लेखक ये भी कहते हैं कि ब्रश कौन करे, क्योंकि जब ब्रश करने के लिए उस टाइम पे ब्रश तो थी नहीं। तो वहाँ पे पत्तों को तोड़ के, ये जो मैंगो लीफ यहाँ पे दिया गया है कि मैंगो लीफ को तोड़ के हम लोग ब्रश करते थे। और इतना कष्ट कौन उठाए, इसलिए हम ब्रश नहीं करते थे। और लेखक बताते हैं कि फिर मैं ये बोलता हूँ अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि ब्रश किस लिए करनी है। हम गर्म चाय पी सकते हैं जिससे कि हमारे दांत अच्छे से साफ हो जाएंगे। फिर इसके बाद लेखक ये बताते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई भी शादी का फंक्शन हो या किसी की सगाई का फंक्शन हो, कुछ भी कोई भी फंक्शन हो, अगर वहाँ पे लोग जो ब्रेड नहीं मिलते थे तो ये माना जाता था कि वहाँ उस शादी में क्या है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। और तो इस चीज़ से पता चलता है कि गोवा में उस टाइम पे बेकर्स की कितनी इम्पोर्टेंस थी, लोग जो ब्रेड्स की कितनी इम्पोर्टेंस थी कि हर फंक्शन में वो होने ज़रूरी ही थे। फिर इनके पहनावे के बारे में बताया गया है कि जो बेकर्स थे वो पहनते थे उसको, उनकी पोशाक को बोला जाता था कबाई बोला जाता था।
और ये कबाई कैसी होती थी, बिल्कुल जैसे लड़कियों की फ़्रॉक होती है उस टाइप की एक फ़्रॉक टाइप सी होती थी जो कि घुटनों तक पहुंचती थी। फिर बताते हैं कि जो बेकर हैं वो शर्ट और पैंट भी पहनते थे, लेकिन उनकी पैंट ऐसी नॉर्मल पैंट नहीं बल्कि हाफ पैंट पहनते थे जो कि निक्कर से थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है, जो कि निक्कर से थोड़ी बड़ी होती है जिसको कैपरी बोलते हैं। तो उस टाइप की पैंट पहनते थे ये। और फिर ये राइटर बताते हैं कि अगर आज भी कोई उस तरह की पैंट उस तरह की कैपरी पहनी मिल जाए तो यही उस पर कमेंट किया जाता है कि बिल्कुल बेकर की तरह लग रहे हो, बिल्कुल बेकर की तरह पोशाक तुमने पहन रखी है, ऐसे ही कमेंट किया जाता है, टिप्पणी की जाती है। फिर बेकर्स के बारे में बताते हैं कि ये डेली डेली जैसे होता है ना कि हम डेली दूध ले लेते हैं और मंथ के एंड में दूध का हिसाब किताब करते हैं, उसी तरह से बेकर भी डेली ब्रेड देख के जाते थे और मंथ के एंड में हिसाब किताब करते थे, रुपए मंथ के एंड में ही लेते थे। और ये जो बेकर थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बेकर का काम बेकरी का काम जो कर रहे थे वो गरीब थे, नहीं, बल्कि ये भी बहुत ही वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। इनके घर में भी नौकर नौकरानी होती थी, तो इनका ये धंधा उस टाइम पे बहुत ही अच्छा चलता था, बहुत ही अच्छी इनकम इससे होती थी। और जो ये बेकर्स होते हैं ये मोटे मोटे ताज़ा शरीर वाले होते हैं, बिल्कुल इनको कंपेयर किया गया है कैसे, कटहल कटहल के जैसे इनको कंपेयर किया गया है। क्योंकि जो भी मोटा दिखने वाला क्योंकि ये बेकर्स थे ये बिल्कुल बहुत ही मोटे दिखते थे, बिल्कुल जैक फ्रूट की तरह दिखते थे, इसलिए लोग ये बोलते थे। इसलिए आज भी लोग जब भी कोई मोटा व्यक्ति दिख जाए तो उसको कंपेयर कर देते हैं कटहल से कंपेयर कर देते हैं। तो ये था हमारी इस स्टोरी में ये बेकर्स फ्रॉम गोवा में। अब इसी में ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया में हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं कुर्ग, जो कि लिखा गया है लोकेश एब्रोल जी के द्वारा, रिटन बाय लोकेश एब्रोल, कुर्ग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कुर्ग की समरी कि क्या है इस कुर्ग चैप्टर में। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि कुर्ग है क्या, कहाँ पे है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कुर्ग है क्या। तो कुर्ग एक जगह का नाम है, एक जगह है, ये कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, ये कर्नाटक की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, क्या, कुर्ग। ठीक है, तो कुर्ग है मैसूर और जो तटीय कस्बा है मैंगलोर का, उसके बीच के रास्ते में है ये। इसको माना जाता है बिल्कुल एक हेवन की तरह, एक स्वर्ग के टुकड़ा माना जाता है ये और कुर्ग में क्या चीज़ फेमस है, ये कॉफ़ी उगाने के लिए ये जगह बहुत ही फेमस है। जो ये जगह है ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए और मसालों के लिए, ये जगह काफ़ी फेमस है। कि कुर्ग का 30% भाग ढका हुआ है, वनों से ढका हुआ है। और बताते हैं कि घूमने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। बताते हैं कि बारिश वर्षा ऋतु जब होती है, मानसून जब होती है, उस दौरान यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मॉनसून के दौरान यहाँ पे आना अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन जब कहते हैं कि सितंबर से लेके और मार्च तक यहाँ पे घूमना बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ की हवा में बिल्कुल एक ताजगी होती है और एक होता है ना कि कॉफ़ी की महक, वहाँ पे आपको कॉफ़ी की महक आएगी वहाँ पे। अब बताया गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो ये बताया गया है कि यूनानी और अरबी वंशज हैं। कैसे, क्यों है वो यूनानी और अरबी वंशज कैसे हैं, क्योंकि इसमें एक कहानी इसकी भी एक कहानी बताई गई है कि जब सिकंदर की सेना आई थी तो उसका एक भाग दक्षिण की ओर समुद्री तट तक आ गया था, वो वहाँ से वापस नहीं जा पाए और उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से ही शादी कर ली। और ये सब दिखता है वहाँ की जो शादियाँ होती है, वहाँ की जो परंपरा है, रीति रिवाजों से ये खास तौर पे पता चलता है कि ये यूनानी और अरबी वंशज है। अब बताया गया है कि ये लोग क्या पहनते हैं कि एक तो वेस्ट बेल्ट लगाते हैं, कमरबंद लगाते हैं, ये एक वेस्ट बेल्ट पहनते हैं और उसको बोला जाता है कुपिया बोला जाता है। ये जो वेस्ट बेल्ट पहनते हैं उसको बोला जाता है कुपिया। ठीक है, कुर्ग के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे मेहमान नवाजी भी बहुत ही अच्छी होती है। फिर बताते हैं कि जो जनरल आर्मी, जो हमारी भारतीय सेना का पहला जनरल था करियप्पा, वो भी कौन था, एक कुर्गी था। और ये भी बताया गया है कि जो कुर्गी है वो आज भी बिना लाइसेंस के हथियार रखने की उनको परमिशन है।
फिर ये कुर्ग में जो कावेरी नदी है इसको पानी मिलता है यहाँ की कुर्ग की ही पहाड़ियों और जंगलों से ही कावेरी नदी को पानी मिलता है। और उसी नदी में महासीर मछली, महासीर नाम की जो मछली होती है इस पानी में पाई जाती है। और वहाँ पे ये जो मछली होती है इसका शिकार करने के लिए किंग फिशर भी वहाँ पे गोते लगाते हैं। और हमारे राइटर ये बताते हैं कि अगर आप वहाँ पे घूमने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप वहाँ पे अकेले हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रिवर राफ्टिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, तो बहुत सारी आपको ट्रैकिंग, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने को मिलेंगी। तो आप अगर अकेले भी जाते हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, ये फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, जैसे कि वहाँ पे गिलहरी आपको देखने को मिलेगी, लंगूर देखने को मिलेंगे, किंगफिशर देखने को मिलेंगे, हाथी। यहाँ पे हमारे राइटर ये बताते हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो सफ़ेद हाथी हैं उनसे आप लोग बच के रहना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए, वो आपके लिए ख़तरनाक साबित वहाँ पे हो सकते हैं। और भी बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, मधुमक्खियाँ होंगी, तितलियाँ होंगी। और यहाँ पे एक मैकाक बताया गया है जो कि बंदर का ही एक प्रकार का बंदर बताया गया है, वो आपको मिलेंगे, लंगूर मिलेंगे। और बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जंगली हाथी भी देखने को मिलेंगे। फिर हमारे राइटर हमें बताते हैं कि वहाँ पे जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं उन पे चढ़ के आप देखोगे तो आपको पूरी धरती का नज़ारा, पूरे कुर्ग का नज़ारा वहाँ से दिख जाएगा। और वहाँ पे एक आइलैंड भी बताया गया है जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है, ऐसा एक आइलैंड भी वहाँ पे बताया गया है। और उसका नाम बताया गया है निसर्गधामा आइलैंड वहाँ पे है, जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है। और उस आइलैंड तक जाने के लिए आपको रस्सियों के पुल को या फिर नदी को पार करके वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लाल और पीले कपड़े पहने हुए बहुत से भिक्षुक भी वहाँ पे दिखाई देंगे। जो ये कुर्ग है इसको भारत का दिल और भारत की आत्मा कुर्ग को कहा गया है। तो अब ये चैप्टर पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि कुर्ग एक कितनी अच्छी जगह है। इसको तो स्वर्ग से भी कंपेयर किया गया, मतलब बोला गया है कि बिल्कुल ये तो स्वर्ग के जैसा ही है। तो भाई मेरी तो बड़ी इच्छा हो रही है कुर्ग घूमने की। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना टी फ्रॉम आसाम। इसकी स्टोरी क्या है, इस स्टोरी में क्या दिया गया इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें दो दोस्त होते हैं जिनमें एक होता है राजवीर और दूसरा होता है प्रांजल। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। जो ये प्रांजल था ये आसाम का था और राजवीर दिल्ली का रहने वाला था, ठीक है। और प्रांजल के पिता वहाँ आसाम में चाय के बागान के मैनेजर थे। तो प्रांजल राजवीर को उनकी जो हॉलीडेज़ होती है उनमें वो उसको अपने घर जाने के लिए कहता है। तो फिर राजवीर रेडी हो जाता है कि चलते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेन में बैठ के जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो ट्रेन में बैठे होते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, गर्मा गर्म चाय चाय। तो ये जो प्रांजल है वो कह देता है कि हाँ 2 कप चाय दे दो, हमें चाहिए। वहाँ पे ट्रेन में बैठ के ये जो प्रांजल है वो तो अपनी जासूसी की पुस्तकें पढ़ना वापस से स्टार्ट कर देता है। लेकिन राजवीर के लिए तो ये सब जो नज़ारे थे वो बिल्कुल नए थे। वहाँ वो जो हरियाली देख रहा था, धान के खेत देख रहा था, चाय की झाड़ियाँ देख रहा था, वो सब उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो वो ट्रेन के बाहर ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए ही चलता जाता है। प्रांजल अपनी वो पुस्तक ही पढ़ता रहता है, ठीक है। फिर आगे चल के ना जब चाय के बारे में, और ये जो लड़का है राजवीर ये बहुत ही अच्छी बात उसको बताता है, प्रांजल को। ये कहता है कि तुम्हें पता है कि प्रांजल मैं चाय के बारे में 2 कहानियाँ जानती हूँ, तुम्हें पता है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुई थी। तो फिर वो बताता है प्रांजल को कि चीन के सम्राट जो हमेशा पानी पीने से पहले उबलवाते थे, एक दिन उनके बर्तन में कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर गए, जिससे वो पानी स्वादिष्ट हो गया। और वो चाय के पत्ते थे, तो यहाँ से चाय की शुरुआत हुई। फिर दूसरी कहानी ये बताता है कि जो भारतीय कहानी वो राजवीर बताता है प्रांजल को कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने अपने आँखों की पलकें काट ली थी, ठीक है। नींद महसूस होने लगती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आँखों की पलकें काट ली थी। फिर 10 चाय के पौधे उनकी पलकों पे उगाए और इन पौधों के पत्तों को पानी में उबाल कर जब पिया इन्होंने तो इनकी नींद गायब हो गई और यहीं से चाय की शुरुआत हुई। फिर बताते हैं कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर ने कहा कि चाय 2700 ईस्वी पूर्व पी गई थी सबसे पहले, कहाँ, चीन में।
वास्तव में वो बताता है कि टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है। यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी ट्रेन थी वो रुक जाती है, मरियानी जंक्शन पे पहुंच जाती है और वहाँ पे प्रांजल के पिता इनका इंतजार कर रहे थे। फिर प्रांजल के पिता के साथ ये दोनों जाते हैं। प्रांजल के पिता गाड़ी लेके आ रहे थे तो वहाँ पे ये वहाँ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और फिर रास्ते में भी ये बहुत सारे चाय के बागान देखते हुए वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे फिर राजवीर अपने दोस्त प्रांजल के पिता, जिनका नाम है इस स्टोरी में मिस्टर बरवा, उनसे पूछते हैं कि ये कोपलों के फूटने का दूसरा समय है क्या। तो फिर वो उनको बताते हैं कि मई से जुलाई तक समय समाप्त हो जाता है और इसी दौरान चाय की सबसे अच्छी फसल प्रदान करता है यही टाइम। तो यही थी ये स्टोरी। होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।